everyone. Welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Tanvi Bajpayee and I welcome you all to our today's class. As you know कि गेट का एग्जाम इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका पहला भाग जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका सेकंड भाग करेंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज। अलॉन्ग विद दैट हमने काफी सारे टॉपिक्स करे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के भी 2 पार्ट करे हैं। तो सारी की सारी जो वीडियोस हैं आप गेट की प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी आने वाले एग्जाम के लिए। ओके, so without any further delay, let's get started with our today's class. But before that, I'd like to show you the Power Within Psychology's website, जहाँ पे आपको सब के सब resources at one place मिल जाएंगे. Be it your courses, bookstore, career guidance sessions, test series, everything at one place. Along with that, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, CUET PG क्रैश कोर्स रनिंग है, जहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे. So in case you are interested, you can enroll, क्योंकि CUET का एग्जाम भी is just around the corner, right? चलिए, ये रिसोर्सेज हैं रिलेटेड टू ऑल योर एग्जाम्स, जो आप Amazon और हमारी साइट पे ढूंढ सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं एंड दे विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। ये कुछ रिजल्ट्स हैं दैट यू कैन हैव अ लुक एट एंड नाउ वी विल बिगिन विद आवर सेशन। तो बताइए, आर यू रेडी? आई होप यू आर रेडी बिकॉज आई एम सो रेडी। चलिए, सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टुडे वी हैव 20 क्वेश्चंस एंड एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे and we will take one question as it comes. Okay, we have MCQs and MSQs both. MSQ और MCQ दोनों हैं आज के हमारे सेशन में। चलिए बताइए, ब्लाइंड स्पॉट जो हमारा रेटिना में होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? ओनली रॉड सेल्स, ओनली कोन सेल्स, बोथ रॉड एंड कोन सेल्स, या नीदर रॉड और कोन सेल्स? बताइए, क्या आपको पता है ब्लाइंड स्पॉट जो होता है हमारे रेटिना में वो एक ऐसा पार्ट है जहां पे कोई भी फोटो रिसेप्टर नहीं पाया जाता? तो विच मेक्स आवर आंसर एज ना तो वहां पे रॉड है ना तो वहां पे कोन है। दिस इज द इमेज ऑफ एन आई दैट आई अटैच सो दैट यू कैन रेफर। ओके, सो क्या हुआ? ना ही रॉड ना ही कोन, ब्लाइंड स्पॉट के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलिए, now let's move on to our next question. When learning something new impairs the ability to retrieve information learned earlier, it is known as what? आपको पता है ये टॉपिक हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में भी करा है। Why? Because this topic is something जो हमेशा टाइम एंड अगेन आपसे पूछा जाता है। हर साल ये पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। बताइए इसका क्या आंसर होगा? कोई नई चीज इंपेयर कर रही है इंफॉर्मेशन को जो आपने पहले याद करी थी या पहले सीखी थी। तो यहाँ पे रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना? रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? जब न्यू इंफॉर्मेशन हिंडर करती है हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन के रिकॉल को। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस उसका उल्टा होता है, उसका विपरीत होता है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस in which the older information hinders the recall of new information. Okay, टिप ऑफ द टंग फिनोमेना ये हम सब ने बहुत बारी एक्सपीरियंस करा है, जिसमें क्या होता है कि कुछ चीज हमको याद होती है बट वो बस हम वर्बलाइज नहीं कर पाते। जैसे बहुत बारी ऐसे हुआ होगा आपके साथ भी कि आपको गाना याद करना होता है, यू विल से इट इज जस्ट ऑन द टिप ऑफ माय टंग बट आई एम नॉट एबल टू गेट द लिरिक्स। सो वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा टिप ऑफ द टंग फिनोमेना। रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है? रीसेंसी इफेक्ट होता है जो इन्फॉर्मेशन हमने अभी अभी रिसेंटली देखी है वो कैसे चीजों को इम्पैक्ट करती है। ओके, सो दिस इज व्हाट? दिस इज रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को भी अच्छे से पढ़ के जाइए। इट इज वेरी इजी बट इससे क्वेश्चंस काफी बारी बन जाते हैं। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज हैज टू डू विद द प्रैक्टिकल और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है मैंने एक कीवर्ड बताया है, जब भी आपको वर्ड प्रैक्टिकल दिखे तो आप किसके साथ जाएंगे?
तो क्लियरली इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकलिटीज और सोशल एस्पेक्ट, which makes our correct answer as pragmatics. Pragmatics ही हमारे components में आता है जिसके अंदर हम social aspects of communication को समझते हैं. ये देखिए, practical and social aspects of the communication process. Phonemes का कुछ meaning नहीं होता, सबसे छोटे यूनिट होते हैं ये स्पीच के. मॉर्फीम्स का क्या होता है? मॉर्फीम्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, बट उनका मीनिंग होता है. सिंटैक्स हमको मालूम है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है. ठीक है. सिमेंटिक्स क्या होता है? एक और कंपोनेंट जो सिमेंटिक्स का है वो मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में है. करेक्ट. ओके. Now let's move on to what? Now let's move on to our next question. Next question क्या है? Being treated with warmth and consideration by others only when one behaves as expected is called what? Openness to experience, conditional positive regard, unconditional positive regard और zone of proximal development. बताइए क्या है ये? कि किसी इंसान को केवल तभी वार्मथ और कंसिडरेशन दी जा रही है जब वो एक एक्सपेक्टेड तरीके से बिहेव करते हैं. तो क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? So the correct answer over here will be conditional positive regard. Just give me a minute. Okay. क्या होगा? conditional positive regard. क्यों? क्योंकि यहाँ पे conditions attach करी जा रही हैं कि तुम 100 में से 100 मार्क्स लाओ तभी तुमको हम ट्रीट करेंगे अफेक्शन के साथ. ये कंडीशंस पे बेस्ड है. और यहीं पे अगर हम कहें कि नो मैटर व्हाट, जस्ट गिव इट योर बेस्ट शॉट, वी विल लव यू रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर मार्क्स यू स्कोर. ये क्या है? ये है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, है ना. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस अटैच नहीं करी जा रही हैं. आपको पता है थेरेपी में भी कहते हैं कि जो क्लाइंट के साथ काउंसलर हैं, थेरेपिस्ट हैं, उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड डिस्प्ले करना चाहिए. उनको अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड अपने क्लाइंट के लिए दिखाना चाहिए, तभी वो एक सेफ स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये वाइगोत्स्की की थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, विच इज नॉट रेलिवेंट ओवर हियर. करेक्ट. ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी यहाँ पे बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है. ये बिग 5 मॉडल का एक पार्ट है, एक कॉम्पोनेंट है. ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is established by the replication of research studies? बताइए इनमें से क्या है? Validity of results, reliability of results, interaction effect और mediation effect. क्या होगा हमारा सही आंसर? यहाँ पे आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है. So the keyword over here will be replication. और replication की अगर बात हो रही है तो किसकी हो रही है? Reliability की, है ना. तो यहाँ पे रिलायबिलिटी की ही बात करी जा रही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी रिलायबिलिटी. वैलिडिटी यहाँ पे नहीं सही आंसर होगा हमारा. इंटरैक्शन इफेक्ट इज नॉट रेलेवेंट ओवर हियर, नॉर इज मीडिएशन इफेक्ट. ये मीडिएशन इफेक्ट ही एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक इमेज अटैच करी है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज is/are based on classical conditioning? आपको बताना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स पे कौन सी थेरेपी इनमें से बेस्ड है. इज इट सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, एवर्जन थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी? बताइए. सो वी नो कि क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स पे काफी सारी थेरेपीज बेस्ड हैं. तो उसमें आपकी सबसे पहली सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन आ जाता है. बिल्कुल, इट इज इंक्लूडेड इन व्हाट? इट इज इंक्लूडेड इन योर it is based on the classical conditioning principles. Aversion therapy as well. CBT is ये अलग ही थेरेपी होती है. Why will it be based on classical conditioning? ये बेक की थ्योरी है. REBT एलिस ने दी है, एल्बर्ट एलिस. आपको याद है ABCDE. तो ये क्या है? यहाँ पे ट्रायड भी आता है, ट्रायंगल. ओके, तो ये क्या हुआ? ये आपका सही आंसर यहाँ पे हुआ सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड एवर्जन थेरेपी, जिसमें सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन रिड्यूस करता है फोबियाज को धीरे धीरे ग्रेजुअल एक्सपोजर के थ्रू,
और एवर्जन थेरेपी में हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं अनवांटेड बिहेवियर की अनप्लेजेंट स्टिमुलस के साथ। ओके, चलिए नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इफेक्टिव इन मिनिमाइजिंग ग्रुप थिंग। अब क्वेश्चंस में नॉट अच्छे से देखिए, क्योंकि एक बारी अगर हम नॉट को एलिमिनेट कर देते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है ना। तो वी विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए, द लीडर बीइंग इम्पार्शियल, the leader reminding the team that everyone will be held responsible for the decision of the group, the leader taking all the decisions on the behalf of the group, or the leader arriving at a consensus quickly। क्या होगा जो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा ग्रुप थिंक को मिनिमाइज करने के लिए। तो क्लियरली हमारा आंसर होगा कि अगर लीडर सारे के सारे डिसीजंस लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्रुप, हाउ विल इट मिनिमाइज ग्रुप थिंक? इट वोंट, राइट। लीडर जल्दी से एक कंसेंसस पे आ गए, उन्होंने दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को शायद इंक्लूड ही नहीं करा, तो हाउ विल इट मिनिमाइज ग्रुप थिंक? इट वोंट, राइट। सो यहाँ पे ये हमारा MSQ है और यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा D and C and D, करेक्ट। ओके, नाउ वी हैव मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग है, ये रिसर्च मेथड्स पे बेस्ड है। इधर आपको अलग अलग रिसर्च मेथड्स दिए हैं और उनका क्या पर्पस है, आपको बताना है कि कौन सा सबसे रेलेवेंट है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। बताइए, जब हम नैरेटिव मेथड की बात करते हैं तो नैरेटिव मेथड में क्या करते हैं, हम लोगों की नैरेटिव्स को फॉर्म करते हैं, कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे डेटा। सो जब हम डेटा को कोहेसिव स्टोरीड फॉर्मेट में, स्टोरीड रिसर्च भी इसको कहा जाता है, वे उस तरह से इकट्ठा करते हैं, उसको कहते हैं नैरेटिव मेथड। एथनोग्राफी क्लियरली कल्चर की बात करती है, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उसके बारे में एथनोग्राफी बात करती है। केस स्टडी हमने बहुत पहले से पढ़ा है कि इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन होता है इंसान के बारे में, इवेंट, एक्सपीरियंसेस, इन डेप्थ, इन डिटेल, ये सब क्या है, ये केस स्टडी का पार्ट है। और कंटेंट एनालिसिस में हम थीम्स फॉर्म करते हैं, थीम्स एक्सट्रैक्ट करते हैं जो भी हमारा डेटा आता है उसके बेसिस पे। सो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? डी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पे आई हैव मैच्ड ऑल्सो सो दैट इट इज इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ओके, इज इट क्लियर? बताइए, फिर हम क्या देखेंगे? नाउ वी विल हैव अ लुक एट व्हाट, वी विल हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट प्लीज रिमेंबर कि रिसर्च मेथड्स बहुत इंटीग्रल पार्ट है, तो इससे आपको वापस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, नॉट, प्रोजेक्शन, फ्रस्ट्रेशन, इंट्रोस्पेक्शन और रैशनलाइजेशन। बताइए क्या होगा हमारा सही आंसर? यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या करते हैं? हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करते हैं। दे डिस्टॉर्ट रियलिटी एंड मेक अस फील एट ईज। बताइए क्या होगा? प्रोजेक्शन एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बिल्कुल है। रैशनलाइजेशन, इट इज ऑल्सो अ डिफेंस मैकेनिज्म। फ्रस्ट्रेशन इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। और इंट्रोस्पेक्शन, अरे सेल्फ रिफ्लेक्शन भी तो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी, क्योंकि नॉट है। तो ये देखिए, आई हैव अटैच्ड द एक्सप्लेनेशन एज वेल। प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं? खुद के अनएक्सेप्टेबल थॉट्स या फीलिंग्स को दूसरे लोगों पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। फ्रस्ट्रेशन में वी फील कि अगर कुछ हमारे गोल्स ब्लॉक हो रहे हैं, उसके कारण वी फील वेरी कॉन्फ्लिक्टेड, वेरी फ्रस्ट्रेटेड। इंट्रोस्पेक्शन मैंने आपको बताया, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं, जस्टिफाई करते हैं किसी बिहेवियर को। ठीक है, ओके। नाउ वी हैव थ्योरीज ऑफ एजिंग which talks about ki dash explains aging as a process of mutual withdrawal of individual and society, whereas dash assumes positive correlation between activity and successful aging। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे? एक में कह रहे हैं कि वो विड्रॉ कर रहे हैं और एक में कह रहे हैं कि नहीं, एक्टिव है और उनकी जो एजिंग का प्रोसेस है वो सक्सेसफुली हो रहा है। So the correct answer will be disengagement theory explains the process of withdrawal, whereas activity theory says कि नहीं,
जो इंडिविजुअल्स हैं ओल्ड एज में भी वो क्या रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं एंड दे कैन एज सक्सेसफुली एज वेल। डीके थ्योरी ही यहाँ पे कैसे रेलिवेंट होगी? एंगेजमेंट थ्योरी एंड बैलेंस थ्योरी आर नॉट रेलिवेंट ओवर हियर। बैलेंस थ्योरी आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी है। विड्रॉल थ्योरी इज नॉट एन ऑप्शन एंड एक्टिविटी थ्योरी ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी थ्योरी आएगी। ओके, नॉट ओवर हियर बट रादर हियर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन की बात हो रही है। और इधर क्या होगा आपका? इधर होगा आपका डिसएंगेजमेंट थ्योरी। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर हाफ वे डन। तो हमने अभी 10 क्वेश्चंस करे। 10 क्वेश्चंस के साथ वी विल जस्ट रैप आवर हेड अराउंड व्हाट एवर कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन अप टिल नाउ। हमने क्या क्या करा? वी टॉक्ड अबाउट रिसर्च मेथड्स, हमने रिलायबिलिटी की बात करी, फिर हमने अभी अभी जो क्वेश्चन करा एजिंग की थ्योरीज के बारे में बात करी। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे ना तो हमारा कौन होता है ना हमारे रॉड्स होते हैं, कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स वहां पे प्रेजेंट नहीं होते। Okay, so these are major concepts that we just discussed. And now we will move forward with our 11th question. So shall we? Let's get going. बताइए। एक सैम्पलिंग डिजाइन है where every case is selected from a random starting point with the value k kept constant throughout. यहाँ पे k को constant रखा जा रहा है। ये क्लियरली आपके एक सैम्पलिंग डिजाइन को डिफाइन कर रहा है। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर हमारा? इट इज क्लियरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। बहुत ही सिस्टमैटिकली इसको किया जा रहा है, वेयर एवरी kth केस इज बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट। करेक्ट? बाकी यहाँ पे ऑप्शंस रेलेवेंट नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। Which among the following correlation coefficient value represents the strongest relationship between two variables? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कोरिलेशन का कोएफिशिएंट वैल्यू है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में बता रहा है। बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? -0.86, 0.68, 0.59 और -0.05। What will be the correct answer? आपको पता है जब भी हम कोरिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके साइन से ज्यादा वैल्यू की इंपॉर्टेंस होती है। सो स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू ही डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे 0.86 सबसे ज्यादा वैल्यू है, राइट? तो यहाँ पे साइन का सिग्निफिकेंस नहीं होगा। आपको समझना है कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बता रही है, डिस्प्ले कर रही है। ओके, सो दैट इज व्हाई आवर करेक्ट आंसर वुड बी ए, दैट इज -0.86। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस इज बेस्ड ऑन विच मेथड? सर्वे मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, केस स्टडी मेथड और इंट्रोस्पेक्शन। आपको बताना है कि साइको एनालिसिस का जो मेथड है ये किसके मेथड्स पे बेस्ड है। तो आपको पता है कि सिगमंड फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस का प्रयोग करा था। ही वाज समवन हु गेव द थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस वेयर ही सेड कि जो उनका जो पूरा का पूरा काम है वो क्लिनिकल केस स्टडीज पे बेस्ड है। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस देखें तो हमारा सही आंसर सी होगा। सर्वे पे बेस्ड नहीं है, ऑब्जर्वेशन पे भी बेस्ड नहीं है, इंट्रोस्पेक्शन पे भी बेस्ड नहीं है। इंट्रोस्पेक्शन पे स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया था। ओके, सो सिगमंड फ्रॉइड ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। इनका काम थेरेपी में भी है, जिसमें हम पढ़ते हैं फ्री एसोसिएशन, ट्रांसफरेंस, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं थेरेपी में। फिर इन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल भी दिया है। टोपोग्राफिकल मेथड मॉडल में क्या आता है आपका? कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस स्लैश सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। और इन्होंने स्ट्रक्चरल मॉडल भी दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, जिसके अंदर क्या आता है?
इड, ईगो, सुपर ईगो। ओके, अलॉन्ग विद दैट इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस भी दी हैं। तो इनके काम को हम इधर थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। ही ऑल्सो सेड कि आपकी जो ड्रीम्स होती हैं वो रॉयल रोड है टू योर अनकॉन्शियस, जिसमें उन्होंने दो टाइप ऑफ ड्रीम्स की बात करी, जिस ड्रीम्स के दो भाग की बात करी, नॉट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स बट रादर कि ड्रीम्स के जो दो पार्ट होते हैं, एक होता है जो एक्चुअल आपको सपना आया, मैनिफेस्ट कंटेंट, एंड वन इज लेटेंट और हिडन कंटेंट, जो आपके अनकॉन्शियस के बारे में बताता है। तो ये कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इनके बाद कौन आए? इनके बाद आए नियो फ्रॉइडियंस, जिन्होंने बोला कि सोशल एस्पेक्ट को भी हमको थोड़ा समझना है, नॉट ओनली द सेक्सुअल बेसिस बट एट द सेम टाइम द सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ब्रीफ समराइजेशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। चलिए, नाउ लेट्स सी। ओके, ये हमारा सी आंसर हुआ करेक्ट। अब हम आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। Which theory states that people try to regulate their emotions to minimize the distress caused by a situation? Problem focused, general adaptation syndrome, cognitive appraisal और emotion focused coping। क्या कह रहे हैं कि लोग यहाँ पे रेगुलेट करते हैं किसको? अपने इमोशंस को रेगुलेट कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर? क्लियरली ये तो इजी है, इमोशन फोकस्ड कोपिंग होगा, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू रेगुलेट, वी आर ट्राइंग टू मैनेज आवर इमोशंस, जो भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के कारण है। ओके, प्रॉब्लम फोकस नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम पे यहाँ पे हम एग्जैक्टली फोकस नहीं कर रहे हैं बट रादर रेगुलेट कर रहे हैं इमोशंस को। जीएएस जो है वो आपका हैंड सेल का मॉडल है, स्ट्रेस के कॉन्टेक्स्ट में वो है ना, जिसमें आपकी अलार्म रिएक्शन आता है, देन यू हैव रेजिस्टेंस एंड देन यू हैव एग्जॉशन। कॉग्निटिव अप्रेजल यहाँ पे रेलेवेंट ऑप्शन नहीं है। ओके, चलिए, ये हुआ हमारा डी आंसर। इज इट क्लियर? आई होप थिंग्स आर क्लियर। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड क्योंकि अभी आपका एग्जाम इज जस्ट ऑन द कॉर्नर, आई वांट कि हम मैक्सिमम तरीके से मैक्सिमाइज करें जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास और जिस तरीके से वी कैन हेल्प। ओके, तो लेट्स सी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्कोर्स बिटवीन द मीन एंड प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज क्लोजेस्ट टू व्हाट? कौन सा परसेंटेज बताइए? 68%, 34%, 95% और 99%। क्या होगा हमारा सही आंसर यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा 68%। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको पता है प्लस और माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में 34 प्लस 34 करेंगे तो क्या होगा? 68, अप्रोक्सीमेटली 68। Thus, our answer will be what? Our answer will be 68%. Is it clear? Normal probability curve is extremely important. ये आपसे वापस से अलग तरीके से they can ask. Is it clear? चलो, नाउ लेट्स सी, अगर आपसे पूछते कि सिर्फ 1 स्टैंडर्ड डेविएशन या -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, तब आपका आंसर 34 होता, बट दोनों बोला है तो वी विल एड बोथ। ओके, वी हैव व्हिच थ्योरी एम्फसाइजेस सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक इंडिविजुअल के सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कौन सी थ्योरी एम्फसाइज करती है? बिहेवियरलिस्ट, डिस्पोजिशनल, फिनोमेनोलॉजिकल और साइको एनालिटिक। आपको पता है कि अगर हम सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करें एक इंडिविजुअल की, कि किस तरीके से उस इंसान के लिव्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो वो किसके बारे में है? वो थ्योरी आपकी है फिनोमेनोलॉजिकल। ओके, बिहेवियरिस्ट इज नॉट रेलेवेंट ओवर हियर, डिस्पोजिशनल भी नहीं, और साइको एनालिटिक तो वी जस्ट डिस्कस्ड। तो फिनोमेनोलॉजी जो है, फिनोमेनोलॉजिकल थ्योरी जो है, वो आपके सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात करती है। आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, सब्जेक्टिव इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, ये हुआ क्या? ये हुआ हमारा 16th क्वेश्चन।
चलिए, now let's see what is our 17th question. 17th question क्या है? Which of the following are included in behavioral genetic studies in humans? बिहेवियरल जेनेटिक स्टडीज इन ह्यूमंस में सिलेक्टिव ब्रीडिंग स्टडीज आती हैं, फैमिली स्टडीज आती हैं, ट्विन स्टडीज आती हैं या अडॉप्शन स्टडीज आती हैं. आपसे पूछ रहे हैं कि आपको बताना है इनमें से कौन सी इंक्लूड करी जाती है. तो ये हमने साइकोलॉजी में बहुत स्टार्टिंग से किया है. जब भी बिहेवियरल जेनेटिक्स की बात हो तो स्टडीज में आपकी फैमिली स्टडीज हुई हैं, ऑफ कोर्स हुई हैं, राइट. ट्विन स्टडीज हुई हैं एंड अडॉप्शन स्टडीज हुई हैं. ये तीनों ही प्रकार की स्टडीज आपकी बिहेवियरल जेनेटिक्स में करी गई हैं एंड दे आर स्टिल प्रेवलेंट. हाउएवर सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ स्टडीज ये एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रेलेवेंट है. How is it relevant to behavioral genetics? It is not. Okay. So thus our answer will be B, C and D. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? B, C and D. Okay. Next question says which of the following is slash are measures of dispersion? Dispersion के इनमें से कौन से measures हैं? Variance, ANOVA, correlation और range. आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम MSQ भी कर रहे हैं और MCQ भी कर रहे हैं. वी आर डूइंग अ कॉम्बो ऑफ बोथ. चलो, तो क्या होगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर? वेरिएंस एंड रेंज. उसके साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी के सारी क्या हैं? ये है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. ANOVA इज नॉट रेलेवेंट ओवर हियर और कोरिलेशन भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं है. ओके, तो ये नहीं है, बट वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी के सारी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के अंदर आ जाते हैं. सो दस मेकिंग आवर आंसर ए एंड डी करेक्ट. ओके, टेकिंग पेन किलर्स एलिमिनेट्स पेन, इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड दैट द पर्सन विल टेक पेन किलर्स अगेन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप पेन किलर्स लेते हैं और आपका दर्द कम हो जाता है तो लाइकलीहुड बढ़ रही है कि एक इंडिविजुअल वापस से पेन किलर्स को लेंगे. तो ये क्या है? क्या ये नेगेटिव पनिशमेंट है, पॉजिटिव पनिशमेंट है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है या पॉजिटिव पनिशमेंट है? ओके, यू कैन से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ओवर हियर. क्या होगा हमारा सही आंसर? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइकलीहुड बढ़ रही है कि वो पेन को कम करने के लिए और पेन किलर्स लेंगे. तो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. यहाँ पे हमारा क्या होगा? ये एक एग्जाम्पल है किसका? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का. राइट. जैसे जब आप कार में बैठते हैं और अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो वो बीपिंग साउंड बजती रहती है. Once you put the seat belt on, the beeping sound stops. So that is also an example of negative reinforcement. Similarly, taking painkillers eliminates pain, thus increasing the likelihood pain हुआ वापस से painkillers ले लिए. This is what? This is negative reinforcement. चलिए. Now we have components of peripheral nervous system. इनमें से कौन से कंपोनेंट्स हैं ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको बताना है. सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ये हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स में भी किया है ये वाला पार्ट. तो बताइए क्या होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है. अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का और सब डिविजन हो जाता है जिसमें आता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक डिवीजन. सिंपैथेटिक क्या है? फाइट एंड फ्लाइट. पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट. ओके ओके, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो अलग भाग है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है. एंड नथिंग इज ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. ये क्या है? ये फिलर ऑप्शन है आपका. दिस इज जस्ट टू कंफ्यूज अस. ओके, सो क्या होगा हमारा सही आंसर? ए एंड डी ओनली, ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन. वी हैव डन व्हाट? वी हैव डन टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस विद फुल एक्सप्लेनेशन. आई होप आपको चीजें समझ में आई हो.
एंड आई होप कि आपको क्लैरिटी भी डेवलप हुई हो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पे आपको और ज्यादा फोकस करना है। सो आपको मैं यही बोलूंगी कि अभी जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आप सारे के सारे जो पीवाईक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करने का ट्राई करें। और इन केस आप कुछ क्वेरीज है, यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, यू कैन गो थ्रू ऑल द यूट्यूब क्लासेस, गेट की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें। और अगर आपको कोर्स रिलेटेड या रिसोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर कि एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना बेस्ट देकर आएंगे, ठीक है? सो यू गॉट दिस, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट यूट्यूब सेशन। बाय एवरीवन, टेक केयर।